बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टर्मिनल वेलोसिटी। आज तक हमने फ्लूइड के बारे में पढ़ लिया है, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड के फ्लो के बारे में, और फ्लो के दौरान जो अपोजिशन या फिर रेजिस्टिव इफेक्ट होता है जो मोशन को रिटार्ड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, उसके अबाउट हमने पढ़ लिया है, लाइक विस्कोसिटी। तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में से मूव करता है तो ड्यूरिंग इट्स मोशन उस ऑब्जेक्ट पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगती है जिसको विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स कहते हैं, जो उसकी मोशन के ऑपोजिट होती है, जो उसकी मोशन को अपोज करती है। ठीक है, सेम एज इट इज कि जब एक बॉडी एक सरफेस के ऊपर हम दूसरी बॉडी को मूव करवाएं तो उनकी मोशन को रिटार्ड करने वाला इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इफेक्ट। इसी तरह जब किसी फ्लूइड में से कोई बॉडी मूव करती है उसकी मोशन को रिटार्ड करने वाला इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, और उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स और विस्कस ड्रैग, जो हमारी उस ऑब्जेक्ट की मोशन को रिटार्ड करती है, मीन उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट एक फोर्स वो होती है जो हम अपने अप्लाई की होती है या जो सब्जेक्ट पे लग रही होती है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। एक होती है अप्लाइड फोर्स, दूसरी वो फोर्स होती है जिसने इस मोशन को रोकना है, उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। इट मींस during the motion of any object through a fluid, whether it is air or water or anything which has the capability to flow, object experiences two forces. One force which is the cause of motion and other force that is opposition or resistive force that retard the velocity or motion of that object during its flow. And drag force is due to viscosity of that fluid. That is the characteristic of that fluid that varies from fluid to fluid, but it has a same value for the same type of fluid. तो अब सपोज करो कि हमारे पास ये एयर है, एयर इज द फ्लूइड, एंड इसमें से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, लाइक ये मार्कर है, तो मार्कर को मैं छोड़ूंगा तो ये मार्कर ने मूव किया थ्रू एयर, मीन एयर इज अ फ्लूइड। अब एक फोर्स वो है जिसने मार्कर को मूव करवाया, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये मोशन का काज है ये फोर्स। और दूसरी फोर्स है कि जब मार्कर नीचे आए, आगे से इसकी मोशन को अपोज किया जा रहा है ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ एयर, और वो फोर्स जो इस विस्कोसिटी की वजह से जनरेट होती है उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। इट मींस marker is moving through the air under experiences of two forces. One is pulling the marker in downward direction, that is force of gravity, and other one is retarding its motion, that is drag force, that appears due to viscosity of the air. But with the passage of time, what will happen with the objects? If object is moving under the force of gravity, तो अब हम ये देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव करो तो उसकी वेलोसिटी को क्या इफेक्ट पड़ेगा या उसकी मोशन कैसे हो सकती है। पहले ये सपोज कर लो कि ये हमारे पास है जी ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है मास m, अब ये अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये फोर्स उसको नीचे खींच रही है। अब अगर ये कोई फ्लूइड है जिसमें से ये मूव कर रहे हैं और इस फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से इस पे एक फोर्स लगी अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट फोर्स इज ड्रैग फोर्स, एंड ड्रैग फोर्स appears with velocity of the object appear। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जब तक मूव नहीं कर रहा, मार्कर यहाँ वहाँ में मैं इसको रेस्ट में रखूंगा तो इस पे कोई ड्रैग फोर्स नहीं लगेगी। जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स अपीयर होती है विस्कोसिटी की वजह से, वो होती है ड्रैग फोर्स। मीन ड्रैग फोर्स तब अपीयर होगी जब ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से मूव करने लगेगा, जब तक वो रुका हुआ है
तब तक जो स्पेक्ट किस्म की फोर्स वो बायंसी होती है, ठीक है। तो उसकी तरफ अभी हम नहीं जाते। तो डायरेक्ट फोर्स मोशन से रिलेटेड, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी का अंडर मूव कर रहे हैं तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि उनका फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी। लाइक मार्कर यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा तो इस पॉइंट पे भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, अगले पॉइंट पे भी, उससे अगले पे भी, उससे अगले पे भी। इट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है तो फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब फोर्स अगर मोशन की डायरेक्शन में लग रही है, जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर उधर फोर्स लग रही है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी बढ़ी फोर्स लगने से तो मीन वेलोसिटी में चेंज है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इट मींस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स किसी भी बॉडी की मोशन एक्सेलरेटेड मोशन हुई, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी को चेंज करेगी, वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन जनरेट होगा और वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगी क्योंकि वहां एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर फोर्स कांस्टेंट लग रही है, फोर्स क्या लग रही है हर पॉइंट पे कांस्टेंट, कि पहले 10 न्यूटन एक पॉइंट पे लगी, फिर दूसरे पॉइंट पे भी 10 न्यूटन, फिर तीसरे पे भी 10 न्यूटन, फिर चौथे पे भी 10 न्यूटन। इट मींस अगर फोर्स कांस्टेंट लग रही है तो पहले 10 न्यूटन लगी, उसने अगर वेलोसिटी को चेंज किया 3, फिर 10 न्यूटन लगी तो फिर 3 जितनी चेंज आएगा, फिर 10 न्यूटन, फिर 3 जितना चेंज, मीन चेंज सेम आएगा, वेलोसिटी में चेंज सेम आएगा। अगर चेंज सेम आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अगर यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक जितनी फोर्स अमाउंट, मतलब अमाउंट अगर हम फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज ना करें तो चेंज इन वेलोसिटी भी सेम आएगा हमारे पास हर पॉइंट। अगर चेंज इन वेलोसिटी सेम आ रहा है इट मीन एक्सेलरेशन जो जनरेट हो रहा है दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हमें पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है, mg, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पे तब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक उसका मास कांस्टेंट है, ठीक, जी तो वैसे ही कांस्टेंट। अब अगर हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट है क्योंकि इसका मास ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, लाइक ये मार्कर है तो मार्कर मूव कर, मार्कर का मास चेंज नहीं हो रहा तो इसका जो फोर्स लग रही है वो भी चेंज नहीं होगी। अगर वो चेंज नहीं होगी तो क्या होगा, तो वेलोसिटी भी चेंजिंग तो आएगा। अब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कितना, तो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। सिंस एक्सेलरेशन हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड के, और एक्सेलरेशन होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर टाइम। अगर हम 1 सेकंड करें मीन फॉर ए यूनिट चेंज इन टाइम, 1 यूनिट अगर हम टाइम रखें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। अगर टाइम 1 सेकंड हो तो g इज इक्वल टू डेल v आ जाएगा। अब हमें पता है g है 10 मीटर पर सेकंड। अगर टाइम हमने 1 सेकंड रखा तो तब g है चेंज इन वेलोसिटी, तो अगर g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड के लिए दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करते हैं, बट सिंपलिसिटी के लिए हम 10 कंसीडर करते हैं। तो अगर g की वैल्यू ये है तो g है 1 सेकंड के लिए चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल, तो इसका मतलब अगर g इसके इक्वल और g की वैल्यू ये है तो देन चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ रही है 10 मीटर पर सेकंड। कि एक यूनिट टाइम के लिए फिर चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बता रहा है कि 1 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड में कितनी चेंज होगी 10 मीटर। 1 सेकंड में 10 मीटर जितनी उसकी वेलोसिटी, एक तरह से 1 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो वेलोसिटी ये बताती है हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज मूविंग। तो इट मीन चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। मीन सिंपल लैंग्वेज में इसको कैसे समझोगे, अगर मार्कर यहाँ तो वेलोसिटी इज क्यू। अब मैं मार्कर को छोड़ दूं, मार्कर मूव करेगा अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, दूसरी सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड, तीसरी सेकंड बाद 30। जब हर 1 सेकंड के गुजरने से इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा 10। अब लेट्स सपोज कि ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे आ रहा है, ऑब्जेक्ट यहां था तो इसकी वेलोसिटी थी 0,
एक सेकंड बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, एक सेकंड। तो एक सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, 10 मीटर। तो इसका मतलब है यहाँ वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी यहाँ 10 मीटर पर सेकंड होगी तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इतना या इतनी एक्सेलरेशन है। अब नेक्स्ट एक सेकंड में कितनी हो जाएगी वेलोसिटी इसकी, अब 10 है तो अगले एक सेकंड में चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लगेगी, तो वो अगले एक सेकंड में अगेन 10 जितनी वेलोसिटी चेंज कर देगी। अब फिर वेलोसिटी यहाँ हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। और अगेन देखो यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, 10 था यहाँ इस इंटरवल के, और यहाँ भी देखो कि वेलोसिटी 10 से 20 पे पहुंच गई तो चेंज कितना है, 10 जितना, तो एक्सेलरेशन वही रहेगा 10 मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट एक सेकंड में वेलोसिटी चेंज होगी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन अगेन 10 ही रहेगा क्योंकि वेलोसिटी 20 से 30 पे पहुंची, और एंड अप टू सो। इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो तब वेलोसिटी हर एक सेकंड में 10 मीटर जितनी बढ़ रही है। ठीक, अब वेलोसिटी का बढ़ने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट की मोशन, एक तरह से ऑब्जेक्ट स्पीड अप होगा। अब ऑब्जेक्ट स्पीड अप होने से क्या फर्क पड़ेगा, चूंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट अंडर टू फोर्सेस मूव कर रहे हैं। अब इस फोर्स की मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, दैट इज m, क्योंकि g कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कांस्टेंट। बट एक चीज यहाँ चेंज हो रही है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वेलोसिटी इंक्रीज, तो वेलोसिटी का इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जो अपोजिंग फोर्स है ड्रैग फोर्स ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ड्रैग फोर्स की स्पीड डिपेंड करती है, ड्रैग फोर्स हमने पढ़ा हुआ है और ये कैलकुलेट की हुई रिलेशन 6 पाई ईटा आर। इसका मतलब है वेलोसिटी के बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ी, बाकी 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कांस्टेंट है, आर डायमेंशन और रेडियस ऑफ द सब्जेक्ट भी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी के बढ़ने से अपोजिट फोर्स बढ़ती है, सेम एज इट इज। इस तरह समझ लो कि आप पैदल चल रहे हो, पैदल चल रहे तो आप आगे जा रहे हो, तो एयर की वजह से जो ड्रैग फोर्स लगेगी वो पीछे लगेगी, बट वो बहुत कम होती है, आपको फील नहीं होता, ठीक। लेकिन अगर आप दौड़ रहे हो तो आपकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा, फिर जो आप पे ड्रैग फोर्स लगेगी एयर की वजह से वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। बट अगर आप बाइक पे स्पीड अप करते जाओ तो जो आगे से हवा की फोर्स आप पे ड्रैग फोर्स लगेगी वो ज्यादा हो जाएगी। इट मींस आप जितना स्पीड अप होते जाओगे वेलोसिटी इतनी बढ़ेगी, जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी इतनी ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब अपोजिंग फोर्स इतनी ज्यादा होना चाहिए। अब एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, कि वेलोसिटी के बढ़ने से सपोज करो कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे लग रही है कोई 10 न्यूटन, अब ये तो कांस्टेंट है क्योंकि ये एनर्जी पे डिपेंड करती है, और ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी बढ़ रही है। अब इस पूरी फैक्टर की वैल्यू हम रख देते हैं जी कि दैट इज 2, इस पूरी फैक्टर की वैल्यू हम लेट्स सपोज 2 रख, इट मींस ये 10 है तो वेलोसिटी जब हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड तो ड्रैग फोर्स में कितनी हो जाएगी 10 मीटर, तो तब दोनों क्या हो जाएंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ड्रैग फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर। इसका मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी के बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल हो जाएंगे। अब अगर ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल हो, लेट्स सपोज कि ऑब्जेक्ट यहां है, उस जब इस पे ड्रैग फोर्स जो लग रही है ये, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है ये दोनों बराबर, और इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। अब दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो इस पे नेट फोर्स कितनी लगेगी, नेट फोर्स दोनों के सम के, अब दोनों ऑपोजिट और इक्वली तो नेट फोर्स हो जाएगी 0। The resultant force experienced by this object is 0, क्यों, क्योंकि both the forces are equal but opposite in direction। अब नेट फोर्स अगर इस पे लगेगी 0 तो क्या अब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, आंसर है नो, क्योंकि अब कोई फोर्स ही नहीं लगती।
रिजल्टेंट फोर्स पे जीरो लग रही है। अब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो देन फर्स्ट लॉ पे फिर चले जाओ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो लग रही हो तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है। तो जिस वेलोसिटी से वो मूव करे उसकी फिर हमेशा वेलोसिटी वही रहेगी। अब अगर इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स होगी जीरो, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हो। इसके बाद ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वो वेलोसिटी कम या ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स नहीं लगेगा। अब यहाँ अगर 10 मीटर पर सेकंड थी तो यहाँ भी 10 होगी, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट will move with a constant velocity. That constant velocity is known as terminal velocity. इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, कब? जब ऑब्जेक्ट पे लगने वाली ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर हो जाए। मीन रिजल्टेंट फोर्स जब ऑब्जेक्ट पे कितनी लग रही है? जीरो, व्हाइल मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। फ्लूइड में से मूव करते हुए अगर ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो लग रही है, देन ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और वो कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, अब फिर इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? कौन इज टर्मिनल वेलोसिटी? तो हम कहेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट वेलोसिटी जो वो ऑब्जेक्ट अटेन करते हैं, कब? जब ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल हो जाती है और उस वक्त रिजल्टेंट फोर्स उस पर लगने वाली जीरो हो जाती है, तब वही वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि फिर वो वेलोसिटी चेंज करने के लिए कोई फोर्स नहीं लगती। तो देन उस वेलोसिटी का नाम हम रख देते हैं टर्मिनल। अब ये 10 मीटर पर सेकंड है तो ये 10 मीटर पर सेकंड इसकी क्या कहलाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी। और इसको हम फिर डिफाइन कर देंगे कांस्टेंट वेलोसिटी attained by a body while moving through a fluid when force of gravity become equal to drag force and resultant force experienced by that body will be zero. Due to this, body will continue its motion with same velocity and velocity will never change. तब velocity change नहीं होगी क्योंकि force ही है, and that velocity is known as its terminal velocity and it is represented by vt. तो इसको vt से अब अगली बात है कि ये वेलोसिटी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, या ये वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो देखो, अब इस कैलकुलेशन के लिए हम ले लेते हैं कि लेट अस कंसीडर a car to your door। हम कोई भी गाड़ी ले सकते हैं और कोई भी फ्लूइड ले सकते हैं। कोई गाड़ी किसी भी फ्लूइड में से, पानी में से या एयर में से या हनी में से या व्हाटएवर मूव करे तो हम उसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बट यहाँ जो इन्होंने एक स्पेशल केस लिया वो लिया हुआ ड्रॉप ऑफ वाटर। वो क्या लिया हुआ? ड्रॉप ऑफ वाटर व्हाइल मूविंग थ्रू अ एयर। अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर एयर में से मूव करे तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी के लिए रिलेशन आपने निकाल दिया। तो हम ले लेते हैं कि कंसीडर करो कि ये है हमारे पास एक ड्रॉप ऑफ वाटर। ड्रॉप ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कंसीडर एज अ स्फेरिकल, ऑलमोस्ट, अल्दो स्फेरिकल होता नहीं है, थोड़ा सा एलिप्टिकल होता है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको खींच होता है डाउनवर्ड। बट हम इसको सिंपली सिंपल केस के लिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं? तो हम कहते हैं ड्रॉप ऑफ वाटर है हमारे पास और इस ड्रॉप का मास कितना है? m है और इस ड्रॉप का रेडियस कितना है? लेट्स सपोज r और इसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल। And this drop is moving under the force of gravity through air. ये ड्रॉप अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है और किस में से मूव कर रहा है? एयर में से। और एयर की जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो क्या है? बीटा। अगर एयर की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बीटा है, then drag force experienced by this drop will be given by Fd. क्लियर? अब हम क्या कहेंगे कि with the passage of time, with the passage of time, because drop is moving under the force of gravity, its velocity increases. सबसे पहली बात क्या कि ड्रॉप का मास, शेप और रेडियस हमने
फिक्स कर लिया। हमने कहा कि ड्राफ्ट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव कर। अगर ये अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी थ्रू एयर मूव करे तो एयर की वजह से इस पे ड्रैग फोर्स भी लगी। इट मींस ड्राफ्ट इज मूविंग अंडर two opposite forces. That is, one is pulling the draft in downward direction and other is opposing its motion. That is drag force. But होगा क्या? चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको नीचे खींच ड्राफ्ट भी नीचे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब वेलोसिटी के इंक्रीज होने से फिर क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा चूंकि इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो चेंज होगी क्योंकि वो mg के इक्वल g भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है ड्राफ्ट का, तो वेलोसिटी के बढ़ने से fd बढ़ेगी और एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे और उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी इस ड्राफ्ट की वो कांस्टेंट हो जाएगी और उस वेलोसिटी को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्राफ्ट। तो हम ले लेते हैं let us consider a draft of water which is moving through air. Mass of a draft is taken as m, mass of a draft is taken as m, and velocity through which it is moving through the air is taken as v, where velocity of a draft through which it is moving through the air is taken as v. As draft is moving under the force of gravity, draft is moving under the force of gravity, then its velocity will increases with the passage of time. But draft is moving through the air of viscosity eta, it will experience a drag force that opposes its motion and depends upon its dimension and velocity and coefficient of viscosity of the air. That is given by 6 pi eta r v. तो तब क्या होगा कि ड्राफ्ट जब मूव करेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उस पे फिर अपोजिंग फोर्स लगेगी ड्रैग फोर्स जो कि इसके इक्वल है 6 पाई r, और ड्राफ्ट ने अपनी मोशन स्टार्ट कर दी, ड्राफ्ट डाउनवर्ड आ रहा है, तो होगा क्या? फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी ऑफ ड्राफ्ट velocity of droplet will increases, and after certain interval of time, and a time came, and a time came, and a time came when Fg will become equal to Fd, that is gravitational force will become equal to drag force. Why? Because during the course of motion, gravitational force will remain same. It depends upon mass and gravitational acceleration, and both the quantities will remain same during the course of motion. But with increase in velocity, drag force will increase. पहले ड्रैग फोर्स कितनी है? जीरो, ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम। जो जो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही, ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ही रहेगी, बट ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो जाए। बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल हो जाए, तो तब क्या होगा? देन नेट फोर्स experienced by draft will zero। तब नेट फोर्स जो ड्राफ्ट पे लग रही है वो कितनी हो जाएगी? सी, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्सेस हैं बट ऑपोजिट हैं, तो एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर लेंगे, नेट फोर्स हो जाएगी सी। अगर नेट फोर्स जीरो लग रही तो कोई फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो उसकी वेलोसिटी अब मजीद चेंज नहीं होगी, तब ड्राफ्ट अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा जितनी वेलोसिटी उसकी है उस पॉइंट पे उसी वेलोसिटी से will zero, then draft will continue its motion with same velocity, that is with constant velocity, that is known as terminal velocity, which is known as
its terminal velocity. Mathematically it is given as, mathematically इसको हम कैसे लिखेंगे? It is calculated as, अब हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी कब अटेन करेगा ड्रैग, जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, दैट इज ड्रैग फोर्स विल बिकम इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और दोनों का रिलेशन हमें पता है, ड्रैग फोर्स 6 पाई बीटा आर वी, बट ये भी अपॉन सी होगी क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर होगी, तो ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी एम जी, और यहां से वीटी निकाल, इट इंप्लाइज दैट टर्मिनल वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 6 पाई बीटा आर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाय 6 पाई बीटा आर। अब एक चीज इसमें कंफ्यूजन, और वो कौन सी चीज कंफ्यूजन है कि ये हमें ये बता रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि जितना रेडियस बढ़ेगा, जितना रेडियस ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इतना ज्यादा, उसका मास भी इतना ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट इतना हेवी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या होता है कि मास ज्यादा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, बट रेडियस ज्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। इट मींस फिर हम इसको इस रिलेशन से कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ तक हम पहुंच गए थे कि वेलोसिटी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है g by 6 pi eta r आ गई, लेकिन इस रिलेशन में हमें क्या बताया जा रहा है कि वेलोसिटी लाइक हमें ऐसे लग रहे थे रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, बट ऐसा कब हो सकता है जब मास कांस्टेंट, मास ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट, लाइक पहले अगर एक मास है समहाउ इतनी से एरिया में वो कंसंट्रेटेड है तो उसका रेडियस ये होगा। अब यही मास इतनी एरिया पे अगर डिवाइड हो जाए तो रेडियस बढ़ जाए, तो जितना रेडियस बढ़ेगा इतनी टर्मिनल इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मास नहीं बढ़ना चाहिए, मास कांस्टेंट हो तब टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट अगर मास भी बढ़े तो रेडियस के बढ़ने से पहले ये छोटा ऑब्जेक्ट था, अब ये बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया तो इसका रेडियस बढ़ा, साथ मास भी बढ़ा, तो तब टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर इनवर्स रिलेशन नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हमें मास की वैल्यू निकाल के यहाँ प्रूव करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो नई इक्वेशन बनती है तो वो फिर जब हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जंप करेंगे तो मास में वेरी करेंगे। सपोज ये पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इसका रेडियस कुछ था r, इससे बड़े ऑब्जेक्ट पे जंप किया, इसका रेडियस इससे ज्यादा है लेकिन ये इससे ज्यादा हेवियर बड़ा ऑब्जेक्ट, तो इट मींस फिर इसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको रोकने के लिए ड्रैग फोर्स ज्यादा चाहिए, तो ड्रैग फोर्स ज्यादा तब होगी जब वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी, तो तब इसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह के केस में फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फार ड्रॉप ऑफ वाटर क्या होगा? फार ड्रॉप ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर स्फेरिकल है, मास डेंसिटी से फिर मास निकालेंगे, क्योंकि ड्रॉप वाटर है बहुत छोटा तो उसका डायरेक्ट मास को हम उस तरह नहीं निकाल सकते, कोई बैलेंस हमारे पास नहीं, इसलिए मास डेंसिटी ड्रॉप के लिए होती है जो एज ए होल पानी के लिए, तो मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वाटर। इट इंप्लाइज दैट हमारे पास फिर मास किसके इक्वल आ जाएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है? स्फेरिकल है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 2 को 1 2 in 1 we have v terminal is equal to mass, mass की जगह इसकी वैल्यू पुट करो, ये वाली 4/3 रो पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई g डिवाइडेड 6 पाई बीटा
ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से पाई पाई सेकेंड से एक आर सेकेंड से 2 2 आर 4 2 3 आर 6। तो रिलेशन क्या बना, 2 रो यहाँ एक आर गया तो आर स्क्वायर जी डिवाइडेड 3 3 आर 9 बीटा। ये हमारे पास आ गई टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज 2 रो आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 9 बीटा। अब यहाँ देखिए कि ये वाली सारी चीजें तो कांस्टेंट हैं। ये फॉर अ सेम फ्लूइड सेम ऑब्जेक्ट डेंसिटी और विस्कोसिटी सेम रहेगी, जी कांस्टेंट रहेगा, 2/9 भी कांस्टेंट है, दिस होल थिंग इज कांस्टेंट। तो इट इंप्लाइज दैट v टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो अगर ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज हो रहा हो विद चेंज इन साइज, तो फिर साइज के बढ़ने से टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ेगी। जितना हेवियर ऑब्जेक्ट होगा इतना ज्यादा वो एक तरह से हायर वेलोसिटी पे जाके दोनों फोर्सेस बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि उसको रोकने के लिए ड्रैग फोर्स भी ज्यादा चाहिए। तो फिर जितना उसका रेडियस बढ़ गया इतनी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी पे जाके ड्रैग फोर्स और फोर्स अपग्रेड की होगी। तो अगर डबल हो जाते हैं रेडियस तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम हो जाएगी, डबल का स्क्वायर। ट्रिपल हो जाते हैं तो 9 टाइम हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, बट दिस इज नॉट 100% accurate. Although we have neglected all the buoyancy effect of the fluid. Buoyancy effect like upthrust, rest condition में जो एक तरह से फोर्स लग रही होती है किसी ऑब्जेक्ट पे, हम उसको थ्रस्ट फोर्स कहेंगे। कि वाटर में एक ऑब्जेक्ट है उस पर कितनी buoyancy effect उस पर कितने हैं, तो हम कहते हैं जितना वाटर डिस्प्लेस हुए इतना उसका buoyancy effect पड़ रहा है। तो वाटर जितना डिस्प्लेस हुआ उसके वेट जितने, लाइक mg m हम वहां डेंसिटी ऑफ वाटर से निकालेंगे, रो इनटू टोटल वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाई जी हो जाए। तो अगर वो भी हम कंसीडर करें तो तब हमारे पास इन टर्म ऑफ buoyancy effect के अगर हम इसको भी टेक इनटू अकाउंट कर लें तो तब क्या होगा, एक तरह से थ्रस्ट भी आएगी हमारे पास, देन टर्मिनल वेलोसिटी के लिए रिलेशन क्या बनेगा, 2 इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो मूव कर रहा है फ्लूइड में से, यूज की डेंसिटी, तो साथ जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है उसके मोशन से उसकी भी डेंसिटी आएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को एक तरह से अपोज करते हैं। तो फिर नेट डेंसिटी आएगी डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो मूव कर रहा है माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो डिस्प्लेस। लेट यहाँ फ्लूइड में से कोई पानी में से कोई बाल, तो बाल की वजह से जितना पानी डिस्प्लेस हुआ वो डेंसिटी आएगी इनटू r स्क्वायर g डिवाइडेड बाय 9 बीटा के हो जाएगी। ठीक है, तो ये 100% वैलिड फार्मूला है। ठीक है, अगर बायंसी इफेक्ट को भी हम लें, बट आपके बुक में ये चीज नहीं है, आपके बुक में यहाँ तक है। ठीक है, बायंसी इफेक्ट को डिस्कस नहीं किया गया, तो लेट्स, बट एक चीज और है कि हम कहते हैं कि एक बुलेट अगर 300 मीटर पर सेकंड से आगे टकराती है तो क्या कर देती है, बहुत डिस्ट्रक्शन काज करती है, एक तरह से डेथ भी हो सकती है इंसान को अगर लगे तो। लेकिन अगर इतनी वेलोसिटी पे इतनी दूर से कोई वाटर ड्रॉपलेट आए तो जिसकी वेलोसिटी इतनी बन जाए तो क्या उससे कोई इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन हम तो वाटर ड्रॉपलेट जब हमारे आपके सामने लगता है तो हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है यहाँ आ जाए, ऐसा क्यों होता है? हाँ, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्या ये मेरी वाटर ड्रॉपलेट इसने यहाँ से आने हैं और ये आगे आप मौजूद हैं और यहाँ आकर आप हिट करते हैं, बट आपको कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये डिपेंड करता है इसकी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से आकर आपको हिट, जैसे ये बुलेट की वेलोसिटी
अब सपोज करो कि ये इस हाइट से नीचे आ रहा है, ठीक है, ये इस हाइट से नीचे आ रहा है, कोई हाइट। अब अगर ये हाइट से नीचे आ रहा है, लेट्स सपोज कि ये हम इसकी हाइट ले लेते हैं ऑलमोस्ट 3000 मीटर, ये 3000 मीटर ऊपर से नीचे आ रहा है हाइट। अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 0। डाउनवर्ड आती हुई एक्सेलरेशन कितना होगा? जी। तो यहाँ आके जब आपके साथ ही स्ट्राइक करते हैं तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो निकालो 2gs is equal to vr square minus vi square, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब 2 मल्टीप्लाई g एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड, 10 मल्टीप्लाई फासला कितना कर दिया? 3000 इज इक्वल टू vx vi, चूंकि 0 है तो 0, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा? 60,000 इज इक्वल टू vx। अब vx कितना आ जाएगा? रूट ले लो इसका, ठीक है, तो आप रूट लोगे तो रूट ऑफ 6 इंटू 00, या आप रूट ले लो तो कुछ वैल्यू आएगी। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू कुछ आती है जी, कोई 200 किलो, 200 या फिर 250 मीटर पर सेकंड। देखो कि 250 मीटर पर सेकंड से आके जो वाटर ड्रॉप है वो आपको आके हिट कर, अगर 250 मीटर पर सेकंड से आके हिट कर तो बड़ा कुछ होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 300 मीटर पर सेकंड से आके वो हिट करती है तो क्या से क्या कर सकती है। बट वाटर ड्रॉप जब आके हिट करता है हमें फील तक नहीं होता कि हिट की है। ऐसा क्यों होता है? जबकि अगर हम ये देखें कि सिर्फ 3000 मीटर बुलंदी से आए तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट ये कैलकुलेट आप करें। अगर ऐसा हमें फील नहीं होता तो इट मींस फिर ये हमारी कैलकुलेशन गलत है या फिर हमारा कांसेप्ट गलत है। तो इसका आंसर क्या है? कैलकुलेशन तो ठीक है बट ये कैलकुलेशन यहाँ लगेगी क्यों? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट का मेस बहुत है। लेट्स सपोज इसका मेस है 0.1, कितना? 0.1, तो डाउनवर्ड इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी लग रही हो? mg 0.1 मल्टीप्लाई kg, इसको अगर आ रही हो तो फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 0.1 मल्टीप्लाई 10 mg, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी होगी? m into g, 0.1 into 10 1, कितनी होगी? 1। के जो इसको डाउनवर्ड फोर्स खींच रही है ये है 1 न्यूटन। लेट्स सपोज ये है ड्रॉप। अब अपवर्ड फोर्स अगर 1 न्यूटन हो जाए तो नेट फोर्स हो जाएगी 0, फिर इसकी वेलोसिटी नीचे आते हुए इंक्रीज नहीं होगी। अब लेट्स सपोज कि ये यहां से नीचे थोड़ा सा ही मूव करते हैं कि इसकी वेलोसिटी अभी 0.5 मीटर पर सेकंड को पहुंची थी, तो 0.5 मीटर पर सेकंड पे फोर्स ऑफ ये जो ड्रैग फोर्स है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अप्रोच करेगी, दोनों बराबर होगी। अब उसके बाद तो वेलोसिटी बढ़ गई, उसके बाद फिर इसी ही वेलोसिटी से ये थ्रू आउट होल जर्नी कवर करेगा, इट मीन 0.5 मीटर पर सेकंड, फिर ये इस वेलोसिटी को नहीं पहुंचे, ठीक। तो मेस ड्रॉपलेट का बहुत स्मॉल होने की वजह से स्मॉल वेलोसिटी पे ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं और ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है ड्रॉप ऑफ वाटर। फिर इसी वेलोसिटी से इतनी हाइट को कवर करते हैं, इसकी वेलोसिटी मजीद इंक्रीज नहीं होती, जिसकी वजह से हमें इसका कोई इफेक्ट भी फील नहीं होता क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत स्लो होती है। हालांकि ये बहुत हाइट से आता है, वेलोसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि ये स्मॉल वेलोसिटी पे टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं इसके मेस की वजह से, क्योंकि इसका मेस बहुत स्मॉल है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत स्मॉल होती है, तो इतनी कम वेलोसिटी पे ड्रैग फोर्स इस फोर्स जितनी हो जाती है तो ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं, फिर उसी वेलोसिटी से थ्रू आउट मूव करते हैं, फिर इसकी मजीद वेलोसिटी बढ़ती नहीं। तो दैट्स इट। आपको टर्मिनल वेलोसिटी पे अफेक्ट होने वाले तमाम फैक्टर, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, कैसे वेरी करेगी और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। स्पेशली कि टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस या साइज के लिहाज से तो मैंने बता दिया, बट
अगर फ्लूइड चेंज हो तो जिस फ्लूइड की हाई विस्कोसिटी होगी उसमें टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि हाई विस्कोसिटी होगी तो ड्रैग फोर्स ज्यादा पुल करेगा। अगर वो ड्रैग फोर्स ज्यादा लगाएगी तो ड्रैग फोर्स जल्दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अप्रोच कर जाएगी, उस जितनी हो जाएगी, तो तब टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। लेकिन अगर विस्कोसिटी किसी की कम तो फिर ड्रैग फोर्स कम लगेगी, तो लेट जाकर वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अप्रोच करेगी, तो तब टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। मीन एयर के अंदर जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी किसी ऑब्जेक्ट की, वाटर के अंदर उसकी टर्मिनल वेलोसिटी से वो ज्यादा होगी, ठीक उसी ऑब्जेक्ट की। और इसी तरह हनी के अंदर उसकी टर्मिनल वेलोसिटी सबसे कम होगी, ठीक, और एयर के अंदर इन तीनों से ज्यादा। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट की मास डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा हेवी होगा, तो उसको रोकने के लिए फिर इतनी ज्यादा फोर्स चाहिए। तो लाइक एक प्लास्टिक का बॉल है, एक स्टील का बॉल है, तो टर्मिनल वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? सेम साइज है तो ऑब्वियसली स्टील के बॉल की। क्यों? क्योंकि उसकी मास डेंसिटी ज्यादा है, तो मास डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा ही, तो उसको रोकने के लिए ड्रैग फोर्स भी ज्यादा चाहिए। ड्रैग फोर्स ज्यादा, फिर ज्यादा वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? फिर ज्यादा। तो इट मींस जिसकी जितनी मास डेंसिटी ज्यादा होगी टर्मिनल वेलोसिटी इतनी, जिसकी जितनी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिस फ्लूइड की जितनी ज्यादा होगी इतनी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, और जो ऑब्जेक्ट जितना हेवी होगा या रेडियस जितना बढ़ेगा तो इतनी टर्मिनल वेलोसिटी उसके स्केयर से चेंज होगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट।